राम राम खमागणी। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके की, इंडिया जीके की, जो नॉन नर्सिंग सिलेबस में आता सीएचओ में। पहली क्लास आपने देखी होगी और बहुत अच्छी लगी होगी आपको। हम उसी कंटेंट के साथ बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करते हुए सेकेंड क्लास ला रहे हैं। हमने कहा था कि 2-3 क्लासों में आपका बहुत अच्छा जीके करवा देंगे। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमें मोटिवेशन करता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम बिना विलंब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। और देखिए, राजस्थान ये पहला क्वेश्चन है और कहा जाता है बस एक कदम और इस बार किनारा होगा, बस एक पैर और इस बार उजाला होगा, बस एक प्रयास और इस बार लक्ष्य हमारा होगा। हम लक्ष्य को भेदने के लिए चल रहे हैं। देखो, शुरुआत कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा कि श्रीमती कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। कौन थी? कमला बेनीवाल। वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है महिला? वो है दिया कुमारी। ये है दूसरे। कौन से? दूसरे। पहले कौन सी? कमला बेनीवाल। यानी राजस्थान में दो ही उप मुख्यमंत्री महिला बनी है। पहली बनी है कमला बेनीवाल, दूसरी बनी है दिया कुमारी। ठीक है। वसुंधरा राजे को आपको पता ही है, ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, महिला सीएम बनी थी। वो थी कौन? वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की पहली और एकमात्र अभी तक महिला मुख्यमंत्री है। दूसरा एक ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका याद रखना। पहली महिला राज्यपाल, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन? प्रतिभा पाटिल। और ये याद रखना, प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना कि ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। ठीक है, दो चीज तुम्हें ध्यान रखना। देखो, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री महिला वो दिया कुमारी है, जो दूसरी महिला है। पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो थी कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। समझ में आ गए? चलो फिर आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन कथनों को बात करना है। देखो, राजस्थान में अलग अलग जनजातियां होती हैं, जैसे भील, गरासिया, मीणा, कंजर, डामोर, ये सारी जनजाति है। तो उसमें से क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, अलवर इलाकों में पाई जाती है। तो ये कथन बिल्कुल राइट है कि कंजर जाति के लोग जो जंगलों में रहते हैं वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर वाले क्षेत्र में रहते हैं। पहला कथन बिल्कुल राइट है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है कि कंजर जाति में जो परिवार का जो मुख्य होता है वो कोटवाल होता है। ये गलत है। कौन? कंजर जाति में जो मुख्य होता है कोटवाल नहीं होकर वो होता है कौन? पटेल। कौन होता है? पटेल। तो ये कोतवाल क्या हो जाएगा? गलत। कोतवाल किसका मुख्य होता है? तो सहरिया जाति होती है। कौन सी जाति? सहरिया। सहरिया जाति का जो मुख्य होता है वो कोतवाल कहलाता है। कंजर जाति का जो मुख्य होता है, परिवार का मुख्य होता है, वो पटेल कहलाता है। और भील जाति का जो मुख्य होता है वो गमेती कहलाता है। भील जाति का जो मुख्य होता है वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तो कोतवाल नहीं होगा, तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा? कथन केवल एक। कथन एक राइट कहां पर दे रखा होगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो, कथन एक सही है, दो गलत, 3 नंबर इसका आंसर है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो आगे चलते फिर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम थी? देखो, ये 100% क्वेश्चन आएगा जनसंख्या के बारे में। 100% क्वेश्चन आएगा। ये आपको याद करना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिलाओं की सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी? तो सबसे कम साक्षरता दर थी वो थी जालोर की। कहाँ की थी? जालोर की। तो सबसे कम महिला तो साक्षर थी वो जालोर की। और सबसे अधिक महिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता थी वो कोटा की। कहाँ की? कोटा की। तो सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ की है? जालोर की। सबसे अधिक कहाँ की है? कोटा की। अगर पुरुष की बात करें,
पुरुष की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष की साक्षरता दर है झुंझुनू की। कहाँ की है? झुंझुनू की। और सबसे कम पुरुष साक्षरता है वो है प्रतापगढ़ की। इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। देखो महिला की बात करें तो महिला सबसे कम साक्षरता जालोर की मानी गई 2011 के अनुसार, और सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो कोटा की महिलाओं में, पुरुषों में सर्वाधिक झुंझुनू और सबसे कम है वो प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में टोटल 66.11 साक्षरता दर है। क्या है? साक्षरता दर। तो राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? 66.11। इसमें से महिला 52.12 है। महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12 है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर है 79 यानी 79.19 पुरुष साक्षरता दर है। बस इतना सा आपको याद करना ही है। एक थोड़ा सा आंकड़े लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। तो महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की? कोटा की। सबसे कम कहाँ की? जालोर की। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की? झुंझुनू की। सबसे कम कहाँ की? प्रतापगढ़ की। राजस्थान में महिला टोटल साक्षरता दर कितनी है? 66.11। महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.19। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना। आ रहा होगा समझ में? चलिए फिर आगे चल रहे। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 कथन दिए गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है कर्मचारी बोर्ड है उसके पुराने पेपर में आए हुए वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, 100% रिपीट होते हैं, इसलिए हम वो चर्चा कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आपके जो सीओचओ के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से 100% आपको पुटअप होंगे। और जो 15 क्वेश्चन है हम पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे 3-4 क्लासों में। तो ये दूसरी क्लास है, वो पहली क्लास आप नहीं देखी हो तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। देखो कथन क्या कह रहा है कि चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल, चंबल घाटी जो नदी है वो संयुक्त रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त। राजस्थान की उसमें हिस्सेदारी 50% है और मध्य प्रदेश की भी हिस्सेदारी कितनी है? 50% की है। तो ये राइट हो जाएगा कथन। माई ऊर्जा परियोजना राजस्थान के उदयपुर के पास है। तो देखो माई परियोजना माई नदी पर है, वो है बांसवाड़ा में। माई बजाज सागर बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में, तो ये उदयपुर क्या हो जाएगा? गलत है। तो उदयपुर गलत हो जाएगा। इसका मतलब कथन 2 तो गलत है। या होना क्या चाहिए था? बांसवाड़ा। क्या होना चाहिए? बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा में राणा माई बजाज सागर बांध बना हुआ है। तो इसमें केवल एक सही है, 2 गलत है। तो केवल एक सही है और 2 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे बात समझ में? चंबल घाटी परियोजना के बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र में नहीं आते? राजस्थान में लोकायुक्त 1973 के अधिनियम के तहत राजस्थान में लोकायुक्त आए थे। राजस्थान के जो प्रथम लोकायुक्त थे ID दुआ। कौन थे? ID दुआ। और वर्तमान में जो लोकायुक्त है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में PK लोहारा वर्तमान में लोकायुक्त है। PK लोहारा। इनका फुल फॉर्म है प्रताप कृष्ण लोहारा। PK लोहारा जो वर्तमान में लोकायुक्त। इंपॉर्टेंट याद रखना है। इन क्षेत्रों में लोकायुक्त भ्रष्टाचार की जांच करता है। तो इसमें कौन नहीं आता है? तो इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं आता है, मंत्री आता है। राजस्थान कानून को स्थापित करने वाले सदस्य भी आते हैं, जिला प्रमुख भी आता है, लेकिन मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से बाहर है। यानी लोकायुक्त मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्या? मुख्यमंत्री। आगे बात समझ में? चलिए आगे चल रहे। अगला करवास क्या है? तो करवास एक, देखो भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, भारत की ज्योग्राफी में भी जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहां पर एक शब्द का प्रयोग होता है करेवास का मतलब होता है कि हिम नदियों की चिकनी मिट्टियों की मोटी परत हो जाती है। यानी जो हिम नदी यानी जो हिमालय वाले क्षेत्र में वहां पर चिकनी मिट्टी आकर मोटी परत जमा जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? करवास कहते हैं। जैसे हम खादर बागर वगैरह कहते हैं राजस्थान में या भारत में जो ज्योग्राफी में, उस प्रकार से हिमालय में करवास कहलाता। आगे बात समझ तो इंपॉर्टेंट है, हिम नदी की चिकनी मिट्टी की मोटी परत को समझ आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के थार के रेगिस्तान में सामान्यतः खाली जगह के लिए टांका का एक परंपरागत तकनीक है। टांका आप जानते हो, टांका हो या हो दो, जो पानी संग्रहण करने के लिए, वर्षा का पानी संग्रहण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सीधा सा अंतर है कि टांका वर्षा जल संग्रहण करने के लिए प्रयुक्त की गई एक प्रणाली है जो राजस्थान में प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए टांका पद्धति की जो परंपरागत पद्धति है उसको बनाया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? देखो, सूखे जंगल, टीक का सौगौन का वृक्ष हो या जो जंगल है टीक के वृक्ष होते हैं, वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान के दक्षिण में। देखो, ये जंगल राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं, ये गलत हो गया। तो सिर्फ दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले भाग में, उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले भाग में पाए जाते हैं। ये तो दक्षिण में तो पाए जाते हैं लेकिन पूर्वी भाग में नहीं। तो इसका आंसर तो ये पहला तो गलत हो गया। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, राइट है। सामान्यतः इनकी वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है, तो बिल्कुल ये भी राइट है। और टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप में उपयोग की जाती है और इसका प्रयोग फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां और गृह निर्माण में होता है, तो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ सागवान की लकड़ियां, जहाँ हम सागवान की लकड़ियां भी बोलते हैं, अरंडी की लकड़ी भी बोलते हैं, तो सारी आपको पता ही है घर के में प्रयोग की जाते हैं, लेकिन वो दक्षिणी राजस्थान में प्रयुक्त होती है, पूर्वी नहीं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और ये तीनों इसके राइट आंसर है। गलत पूछा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि गलत पूछा। चल आगे। अगला, राजस्थान उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन है? निम्नलिखित में देखो, राजस्थान का प्रथम उपन्यास, राजस्थान का प्रथम उपन्यास माना जाता है, वो माना जाता है कनक सुंदर को। किसको माना जाता है? कनक सुंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कनक सुंदर राजस्थान का पहला उपन्यास माना जाता है। राजस्थान का पहला नाटक माना जाता है केसर विलास, केसर विलास। और राजस्थान का पहला उपन्यास कनक सुंदर और राजस्थान का जो पहला है वो नाटक है केसर विलास। ये दोनों लिखे हैं, वो लिखे हैं शिवचंद्र भरतिया ने। किसने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शिवचंद्र भरतिया ने कनक सुंदर और केसर विलास दो किताबें लिखी है, जो एक उपन्यास है और एक नाटक है, और दोनों ही राजस्थान में क्या है? प्रथम है। और इसलिए राजस्थान का जो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, वो शिवचंद्र भरतिया को कहते हैं। किनको कहते हैं? शिवचंद्र भरतिया को। आगे बात समझ में, तो कनक सुंदर और केसर विलास दो नाटक है। एक तो कनक सुंदर उपन्यास है, केसर विलास नाटक है, और ये दोनों लिखे गए हैं शिवचंद्र भरतिया के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा मेला, सामेला है ना कि सामेला, कौन सा मेला है वो राजस्थान की जनजातियों का कुंभ कहलाता है? तो राजस्थान के जनजातियों का कुंभ है, आदिवासियों का कुंभ, वो कहलाता है बेणेश्वर धाम। कौन सा कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है तो बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। यहाँ 3 नदियां आकर मिलती है, एक त्रिवेणी संगम है, 3 नदियां आकर मिलती। कौन कौन सी 3 नदियां? सोम नदी, माई नदी और जाकम नदी। सोम, माई, जाकम का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, वहां पर मेला पड़ता है। और मेला पड़ता माघ पूर्णिमा के दिन। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला पड़ता है, और जो आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा मेला होता है और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इसलिए बेणेश्वर मेला कहां पर लगता है? डूंगरपुर में। जो करनी माता का मेला देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में करनी माता का मेला पड़ता है। ये शीतला माता का मेला जयपुर में पड़ता है। और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला पड़ता है। और दीपदान उत्सव, अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए, दीपदान उत्सव वो भी कोलायत मेले में भी होता है, कोलायत में होता है दीपदान उत्सव। दीपदान उत्सव वो भी कहाँ होता है? कोलायत बीकानेर में होता है, कपिल मुनि के मेले में। आगे बात समझने, तो बेणेश्वर धाम क्या है? त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम मिलता। 3 नदियां कौन कौन सी? सोम, माई और जाकम त्रिवेणी संगम में माघ पूर्णिमा के दिन यह मेला पड़ता है, जिसको आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। आगे बात समझ, चलिए फिर आगे चल रहे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके शासन काल में तमाशा नाट्य शुरू हुआ था? तो तमाशा है जो राजस्थान के पूर्वी भाग का प्रसिद्ध तमाशा मूल तो महाराष्ट्र से आया हुआ है। कहां से? महाराष्ट्र से आया हुआ है सर्वाधिक तमाशा। जो मुख्य रूप से कहां से प्रचलित हुआ है? महाराष्ट्र आया था, लेकिन सबसे पहले राजस्थान में महाराजा मानसिंह के समय आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके समय आया था? महाराजा मानसिंह के समय ये राजस्थान में आया था। सबसे पहले तमाशा का खेल शुरू हुआ था राजा मानसिंह के समय, जयपुर के शासक थे उनके समय। और तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार
तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर भट्ट, सॉरी बंशीधर व्यास, बंशीधर व्यास तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार, तमाशा करने वाले प्रसिद्ध है, और ये सवाई प्रताप सिंह के दरबार में काम करते थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का है, राजा सवाई मान सिंह के समय राजस्थान में आया था, और इसके प्रमुख कलाकार बंशीधर व्यास है, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान करना। चलिए फिर आगे, समझ में आ रहा होगा। हम आशा कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और हम आपकी आशाओं पर 100% खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। देखो हम वही एग्जाम में वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं। अगला 1453 में किसने मंडोर पर मारवाड़ पर कब्जा कर लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया था? देखो मंडोर पर कब्जा किसने किया था, कब? 1453 में, तो राणा कुंभा ने किया था। किसने किया था? राणा कुंभा ने। देखो 1453 में एक संधि होती है जिसका नाम है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि होती है, ठीक है। ये आवल बावल की संधि किसके मध्य होती है? राणा कुंभा और जोधपुर के शासक राव जोधा के मध्य। किसके मध्य? जोधपुर के शासक राव जोधा के मध्य होती है राणा। इस संधि के तहत ये सीमा विवाद हुआ था कि कहां पर मेवाड़ है और कहां पर मारवाड़ है, तो उन्होंने कहा कि जहां पर आंवला के वृक्ष शुरू होंगे वहां तो मेवाड़ शुरू हो जाएगा, और जहां बबूल होंगे वहां पर मारवाड़ हो जाएगा। और फिर इस संधि को मजबूती देने के लिए महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल और राव जोधा की पुत्री संगार देवी, इन दोनों का क्या होगा? विवाह हो गया, और इस संधि के तहत ये काम हुआ, और ये मंडोर फिर राव जोधा को मिल गया, और राव जोधा ने फिर जोधपुर बसाया। इनके नाम पर जोधपुर पड़ा था, और जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग भी राव जोधा ने बसाया था। ठीक, आगे बात समझ में। तो राणा कुंभा के पुत्र कौन थे? रायमल। उनका विवाह राव जोधा की पुत्री संगार देवी के साथ हुआ था आवल बावल की संधि के तहत 1453 में। कोई डाउट है? नहीं, आगे बात समझ में। चलिए फिर आगे चल रहे। जवाहर सागर बांध निम्न में किस नदी पर है? तो जवाहर सागर बांध है वो चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी। देखो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो चंबल नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी? चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, जानापाऊ की पहाड़ियों से निकलती है, और वहां से होते हुए राजस्थान के 6 जिलों से होकर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। इसी पर 100 किलोमीटर में चंबल पर 4 बांध बने हैं, तो विश्व की एकमात्र नदी है। कितने बांध बने हैं? 4 बांध। देखो सबसे पहले बांध बना मध्य प्रदेश में, वो है गांधी सागर। कौन सा? गांधी सागर बांध एमपी में बना है। चंबल नदी पर पहला बांध। चंबल नदी पर दूसरा बांध बना है राणा प्रताप सागर बांध। यह चित्तौड़गढ़ में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। तीसरा बांध बना है जवाहर सागर। यह है कोटा में। और चौथा बांध बना है कोटा बैराज। ये कहां पर है? कोटा में। आगे बात समझ में। तो ये इतनी 100 किलोमीटर इस नदी पर कितने बांध बने? 4 बांध। एकमात्र नदी विश्व की जहाँ 100 किलोमीटर में 4 बांध बने। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चारों बांध है चंबल नदी पर है। आपने जवाहर बांध किस नदी पर? तो चंबल नदी पर। इंपॉर्टेंट बात आपको याद करना। आगे बात समझ में। चल रहे हैं आगे, चलिए। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सरिस्का नेशनल पार्क, तो सरिस्का कहां पर पाया जाता है? सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में। कहां पर है? अलवर में। और रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पर। टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। हम कल वाली क्लास में हमने देखा ही था, हम क्या देखा था कि राजस्थान में 5 टाइगर परियोजना है, 5 जगह टाइगर पाए जाते हैं, 5 परियोजना है, जिसमें हमने बात की रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य और करौली धौलपुर अभ्यारण्य। तो सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर? अलवर में। वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर में सबसे बड़ा है और सबसे छोटा। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो सरिस्का अभ्यारण्य है। सरिस्का ए
अभ्यारण्य है ये अलवर में। इंपॉर्टेंट ये बात रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, और सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो कौन सा है, वो कौन सा है सर, इसका अभ्यारण्य है। आगे बात सर में, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी ताजे पानी की झील है, ताजे पानी का मतलब मीठे पानी की झील कौन सी है इसमें से, देखो सांबर झील, ये तो खारे पानी की झील है, उदय सागर झील उदयपुर में, उदय सागर झील उदयपुर में मीठे पानी की झील है। डीडवाड़ा, डीडवाड़ा में खारे पानी की झील है, डीडवाड़ा कुचामन नया जिला बना है तो वहां पर है डीडवाड़ा कुचामन। अगर नागौर भी आ जाए तो भी आंसर राइट करना है क्योंकि ये पुराना जिला है नागौर। तो डीडवाड़ा पचपदरा बाड़मेर में, सांबर जयपुर में है। देखो ये उदय सागर मीठे पानी की झील है, बाकी डीडवाड़ा, पचपदरा और सांबर ये तीनों खारे पानी की झील है। राजस्थान की तो सबसे खारी झील है वो तो है पचपदरा, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक और सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है सांबर झील। कहां पर, जयपुर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा में है, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे चले। राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील उदयपुर में। ठीक है, आगे चल रहे। अगला, किस किले में किशोरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोटी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है, तो यह है लोहागढ़ का दुर्ग। कहा, कौन सा दुर्ग, लोहागढ़ का दुर्ग। लोहागढ़ का दुर्ग कहां पर, भरतपुर में, और कहां पर है, भरतपुर में। देखो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। जवाहर बुर्ज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जवाहर बुर्ज में भरतपुर के राजाओं का राज्य अभिषेक होता था। जवाहर बुर्ज में भरतपुर के राजाओं का राज्य अभिषेक होता था। ये स्थित कहां पर है, लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग महाराजा सूरजमल जाट ने बनाया था, भरतपुर में है। झालोर का किला झालोर में है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है और जूनागढ़ बीकानेर में है, आपको पता ही है ये तो सारी चीजें। तो लोहागढ़ भरतपुर में है। झालोर के दुर्ग को क्या कहते हैं, स्वर्णगिरी भी कहते हैं, स्वर्णगिरी। ठीक है, ये झालोर में है, ये जयपुर में है और जूनागढ़ है वो बीकानेर में। इसको बीकानेर का किला भी कहते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, अल्लाह जिलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो खाली जगह के लिए जानी जाती है। देखो अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की रहने वाली थी, अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की रहने वाली थी अल्लाह जिलाबाई। और एक मांड गायिका थी, क्या गायिका थी, मांड गायिका थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह जिलाबाई एक प्रसिद्ध मांड गायिका थी जो बीकानेर की रहने वाली थी। भारत सरकार ने 1982 में इनको पद्मश्री दिया। क्या दिया, पद्मश्री सम्मान, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्मश्री, वो 1982 में दिया। और इनका जो प्रसिद्ध गीत है वो है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो ये बहुत अच्छा गीत मांड गायिका में गाया था अल्लाह जिलाबाई ने, इसलिए ये किन की मांड गायिका के लिए, बीकानेर की रहने वाली महिलाएं थी। और 1982 में पद्मश्री दिया गया था राजस्थान भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, पद्मश्री। ठीक है, ये चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है राजस्थान, भारत रत्न, उसके बाद भारत विभूषण, उसके बाद भारत भूषण, उसके बाद पद्मश्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया, जो वर्तमान तक है, अभी तक है, आज तक है, जो राजस्थान के महाधिवक्ता है वो है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है कि राजस्थान के जो वर्तमान में महाधिवक्ता है वो कौन है, वर्तमान में भी यही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो राजेंद्र गुप्ता है। और जो 19 फरवरी 2024 से ये है। कोई डाउट है, नहीं, आगे चल रहे, चलिए। दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है। जंतर मंतर आपने नाम सुना ही होगा। तो जंतर मंतर 2 शहरों में स्थित है, 2 नहीं 5 शहरों में टोटली। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कितना आंसर है, 2। तो यहाँ पर जयपुर और दिल्ली, इसका आंसर तो 1 होगा। देखो महाराजा सवाई जय सिंह ने 5 जंतर मंतर बनाए थे। एक जंतर मंतर आपको पता है जयपुर में है, एक जंतर मंतर कहां पर, जयपुर में। एक जंतर मंतर आपको पता है दिल्ली में है। एक जंतर मंतर उज्जैन में है, उज्जैन एमपी। एक जंतर मंतर है वो मथुरा में है और एक जंतर मंतर है काशी में, काशी यानी वाराणसी। ठीक है, तो ये 5 जंतर मंतर बनाए गए थे। कितने जंतर मंतर, 5। तो इसमें 2 शहरों में जंतर, जयपुर और दिल्ली है। अगर इसको याद कर सकते हैं हम तो ऐसे कर सकते हैं कि जैन, डीजे, मथुरा वाले,
जैन से उज्जैन हो जाएगा, डी से दिल्ली हो जाएगा, जे से जयपुर हो जाएगा, मथुरा से मथुरा, वाले से वाराणसी हो जाएगा। और ये 5 जंतर मंत्र हैं जो राजस्थान पूरे भारत में बनाए गए थे। और इसमें आंसर होगा कि 2 जंतर मंत्र कहाँ स्थित है, तो जयपुर, एक दिल्ली में। इसके अलावा उज्जैन, मथुरा और काशी में भी जंतर मंत्र है। आगे बात समझ में, फिर चलिए आगे चलते। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये वो ज्योग्राफी के हिसाब से थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप टेंशन मत लो, क्योंकि हम इसको भी आप सोल्व आराम से कर सकते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथन देखिए, लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी वहां पर पाई जाती है, तो इंपॉर्टेंट बात ये राइट है। तो लाल पीली मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, हल्दी घाटी, आपने नाम सुना ही होगा। तो हल्दी घाटी की मिट्टी कैसी, पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है उदयपुर वाला, भीलवाड़ा वाला। और यहाँ पर मूंगफली और कपास भी होती है, तो मूंगफली और कपास की खेती होती है। दोनों कथन इसमें कथन, दोनों कथन किसमें राइट है, 1 नंबर में। तो ये मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। जो काली मिट्टी पाई जाती है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी मरुस्थल में पाई जाती है। बलुई मिट्टी मरुस्थल में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, इंपोर्टेंट है। सबसे उपजाऊ मिट्टी वो जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मेहनता नदी विलय हो जाती है। मेहनता नदी आंत प्रवाह की, देखो राजस्थान में 3 प्रकार का नदी प्रवाह है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का नदी प्रवाह है। एक है बंगाल की खाड़ी का नदी प्रवाह, एक है अरब सागरी नदी प्रवाह, और एक है अंती प्रवाह। देखो जो नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाते हैं उसको बंगाल की खाड़ी की नदियां कहते हैं। जो नदियां अपना पानी अरब सागर में ले जाते हैं उसको अरब सागरी नदियां कहते हैं। और वे नदियां जो पानी कहीं नहीं ले जाकर कोई लुप्त हो जाती है, कोई छोटे तालाब में, झील में मिल जाती है, उसको आंतरिक प्रवाह नदियां कहते हैं। तो मेहनता नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसी नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी। और ये सांबर झील में मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है, सांबर झील। सांबर झील कहां पर है, जयपुर में। तो ये सांबर झील में मिल जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांबर झील में मिल जाती है। अन्ना सागर झील आपको पता है अजमेर में, और अन्ना सागर झील अजमेर में है। डीडवाना झील, डीडवाना कुचामण में, और पिचोला झील है उदयपुर में। पिचोला झील उदयपुर में है। कोई डाउट है, नहीं। आगे बात समझ, चलिए फिर आगे चल रहे हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है वो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, पुंछी आयोग 2010 निम्नलिखित किससे संबंधित है। तो पुंछी आयोग 2010 किससे संबंधित है, तो पुंछी आयोग आया था 2010 में। ये आया था केंद्र और राज्य संबंध बताने के लिए। ठीक है, कि केंद्र किस प्रकार काम करेगा, राज्य किस प्रकार काम करेगा, इसलिए भारत सरकार ने एक आयोग बनाया था जिसका नाम था पुंछी आयोग, वो इसके लिए आया था। कोई डाउट है, नहीं। चलो फिर आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भारत का कुल ऊन उत्पादन लगभग कितना करता है। तो भारत में राजस्थान का कुल ऊन उत्पादन 30% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंट होता है, 30%। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक पशु उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद राजस्थान में सेकेंड नंबर पर आते हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक कौन सी, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सारे पाए जाते हैं, और यहाँ से ऊन प्राप्त होती है। इसलिए सर्वाधिक जो राजस्थान में ऊन है वो कितना परसेंट, 30% राजस्थान से प्राप्त होता है। कितना परसेंट होता है, 30% उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। देखो भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, भारत के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, और भारत के प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी। हम कल वाली क्लास में भी चर्चा की थी। तो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा, देखो एक होती लोकसभा और एक होती राज्यसभा। लोकसभा में सीधे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, और राज्यसभा में चुने हुए प्रतिनिधि किसी दूसरे व्यक्ति को चुनते हैं, वो राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो होते 12। कितने होते हैं, 12। वो भी 4 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में, 4। एक है साहित्य, साहित्य कोई आता है तो उसको मनोनीत किया जा सकता है। एक कला, आर्ट का कोई है तो कला का क्षेत्र में इनको किया जा सकता है। एक विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में उनको भी मनोनीत किया जा सकता है। और एक समाज सेवा, समाज सेवा। तो इन 4 श्रेणियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, इन 4 श्रेणियों में राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। साहित्य वाले क्षेत्र में कोई हो,
कला के क्षेत्र में कोई हो, विज्ञान की कला में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो, राज्यसभा में उन्हें मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम राज्यसभा की सीटें पूछा जा सकता है। राज्यसभा की सीटें कितनी? 10 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 है। और लोकसभा की सीटें, और लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 है, ये इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। कितनी है? 200। तो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान 21 में है। राजस्थान की बात, हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें 25 और विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। आगे बात समझ में? चलो चले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार ये भारत में, जैसे राज्य में राज्य मानवाधिकार होता है तो भारत में भी राज्य अधिकार होता है। तो उसमें उसकी उसका चुनाव करने के लिए कौन कौन समिति बनती है? तो उसमें कौन नहीं होता? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं होता क्योंकि ये मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता है तो वो नहीं हो सकता। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा विपक्ष का नेता होता है। इसके अलावा राज्यसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का जो उपनेता होता है, उपसभापति होता है, वो भी इसका सदस्य होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष अभी वर्तमान ओम बिरला है और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। तो ये इंपोर्टेंट आपको बात याद करनी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान कौन थे? तो ये थे जनरल बिपिन रावत, जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था 2 साल पहले। ये पहले सीडीएस थे। क्या थे पहले? वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान अलीन चौहान है। ठीक है, सीडीएस। अभी भारत पाकिस्तान का बीच के तनाव हुआ था तो ये तीनों सेनाओं का प्रमुख रूप से माना जाता है जनरल सीडीएस। ये कमान अपने सारे नियंत्रण में रखते हैं कि कौन सेना के साथ कमान करके समन्वय करके किसी दुश्मन को हटाना है। तो जनरल अनिल चौहान वर्तमान में सीडीएस है और प्रथम सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। आगे बात समझ में? ठीक है। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? देखो, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो राज्य सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट देता है वो राज्य सरकार को देता है। एक रिपोर्ट तय करता है और रिपोर्ट हमेशा हर साल राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकार उसको विधानसभा में प्रस्तुत करती है, फिर हमें पता चलता है। तो राज्य सूचना आयोग के ML लाठर, मोहनलाल लाठर इसके क्या है? अध्यक्ष है। ML लाठर राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष है। राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन देती है। आगे बात समझ में? चलिए आगे। हाँ, राजस्थान के राज्य के उच्चतम न्यायालय MM श्रीवास्तव कौन है? MM श्रीवास्तव है। राज्यपाल किशन राव बागड़े, हरिभाऊ, कल बताया था, हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। राज्य सरकार और विधानमंडल के जो अध्यक्ष है वो वासुदेव देवनानी है वर्तमान में। ठीक है, अजमेर के विधायक। अगला, रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? रेड पांडा यानी जो लाल पांडा है वो पाया जाता है, वो किस जीव सदस्य में पाया जाता है? रेड पांडा ये पाया जाता है डिब्रूगढ़ दिबांग। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। मनारकी खाली तमिलनाडु में, नंदादेव उत्तराखंड में, नेकजोग सिक्किम में। ये सारे के सारे जीव मंडल सारे सतह बायोस्फीयर है, इसमें से डिब्रूगढ़ दिबांग में, ये अरुणाचल प्रदेश में रेड पांडा पाया जाता है, लाल पांडा पाया जाता है। आगे बात समझ में? ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों वर्षा जल संग्रहण के संचरण की आवश्यक बना दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत के कौन से राज्य में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए अनिवार्य रूप से जारी कर दिया गया? वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में बारिश का पानी प्रत्येक घर को रोकना, संग्रहण करना आवश्यक है क्योंकि भूमिगत जल को बचाना है तो ये काम करना ही पड़ेगा। इसलिए ये काम कहाँ पर हो रहा है? तमिलनाडु में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में तो आ रहा होगा, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। 100% हम आशा कर रहे हैं कि आपके जो 45 नंबर है यानी 15 क्वेश्चन है वो पूरे हमारे 2-3 क्लासों में कवर हो सके। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था
3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। देखो 27 को इसको 1927 इसमें नहीं देगा, 1927 में साइमन कमीशन का ऐलान हुआ था और 28 पे आया था भारत और इसका विरोध हुआ था और 29 में चला गया था। क्यों? कि इसमें कोई भी एक भारतीय नहीं था। वो आपने सुना लाला लाजपत राय को यहाँ पर लाठियों से उनको मार दिया गया था, साइमन गो बैक ऐसे नारे लगे थे। तो वो कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वो किसी को रोक सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोक सकते हैं और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। इस तथ्य को किसे क्या कहते हैं? यानी एक व्यक्ति को कि बैठ जाओ, आप बोलो और आप बोलना शुरू कर दो, वो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लिविंग द फ्लोर। ठीक है, लिविंग द फ्लोर इसको कहेंगे। किसी व्यक्ति को रोक के दूसरे व्यक्ति को बोलाना वो कौन कर सकता? मर्यादा डोके ये कहता है कि संसद में मर्यादा बनाए रखने के लिए क्रॉसिंग द फ्लोर, एक राजनीतिक दल का व्यक्ति दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है तो क्रॉस फ्लोर कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा जा सकता। अगली बात, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, स्मारकों, स्थानों और कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व वस्तुओं को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय संविधान किस भाग में अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान में भाग में आता है, वो आता है राज्य नीति निर्देश तत्व। ठीक है, किस में आता है? भाग संख्या 4 में ये आता है। और इस 4 में तहत ये किसी भी जगह को हमें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकते। कौन दे सकता है? कोई भी सरकार दे सकती है। राष्ट्रीय सरकार दे सकती है या केंद्र सरकार दे सकती है, राज्य सरकार भी दे सकती है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थाओं के उद्देश्य 1982 में स्थापना की गई थी और नाबार्ड की स्थापना की। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों को बैंकों तक पहुंचाने का काम है, कृषि क्षेत्र में कृषि के किसानों को बैंकों तक पहुंचाने का काम है, 1982 में स्थापना हुई, उसका नाम है नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड इसको हम कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका भारतीय रिजर्व बैंक सब बैंकों का बैंक कहलाता, आपको पता ही। अगला क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ। क्या कह रहा है? नीली क्रांति से जुड़े सभी विकल्प दीजिए। तो नीली क्रांति है कहेंगे मछली पालन को। श्वेत क्रांति आपको पता है, दूध क्रांति। श्वेत यानी दूध क्रांति, यानी दूध का उत्पादन ज्यादा करना। हरित क्रांति कृषि सेवाओं को अधिक बढ़ाना। उसी प्रकार जो मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नीली क्रांति का प्रयोग किया गया। दूध क्रांति के लिए आपको पता ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति के लिए, रजत क्रांति अंडों के लिए, इस प्रकार बहुत सारी क्रांतियां आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी नहर का आरंभिक बिंदु किस राज्य में? तो इंदिरा गांधी नहर का आरंभिक बिंदु किस राज्य में? तो देखो, आरंभिक बिंदु है वो पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। क्योंकि देखो, पंजाब के हरिके बैराज में यहाँ एक नदी आती है, सतलज नदी। एक नदी आकर मिलती है व्यास। ये दोनों यहाँ मिलती हैं। यहाँ पर एक बांध बना जिनका नाम है हरिके बैराज। कौन सा बांध बना? हरिके बैराज। इसी हरिके बैराज से ये पंजाब में, और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी ने निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो इंपॉर्टेंट बात है, इसका मुख्य तो आरंभिक बिंदु है वो हरिके बैराज पंजाब से माना जाता है और ये राजस्थान में फिर आती है हरिके बैराज इंदिरा गांधी में। तो व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज बना है, वो ये पंजाब में बना है और वहां से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया है। इससे पहले इसका नाम था वो राजस्थान नहर था। क्या नाम था? राजस्थान नहर था। तो 1960 तक ये पहले नाम यही था। 1984 में नाम इसका बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। आगे बात समझ में? ठीक है, अगला चल रही। राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व कहां पर? राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजाजी टाइगर रिजर्व। भारत में टोटल अभी 58 टाइगर रिजर्व है। कितने? 58 टाइगर रिजर्व है और लगभग 3,500 यानी 3500, लगभग 3,500 टाइगर भारत में पाए जाते हैं और पूरे विश्व का लगभग 75% टाइगर वो भारत में ही है। आगे बात समझ में? तो उत्तराखंड कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व है। कितने? 58 टाइगर रिजर्व है। सबसे नवीनतम पन्ना एमपी का जो टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? 5 है। ठीक है, चलो आगे। सबसे पहला बांदीपुरा कर्नाटक टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1973-74 में।
ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक, इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना, बांदीपुर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रानीगंज कोल फील्ड कहां पर स्थित? कोल फील्ड का मतलब है कोयले की खदानें। रानीगंज ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कोयले का खदान बहुत सारी है, और एक प्रसिद्ध रानीगंज है वो पश्चिम बंगाल में कोल फील्ड, ठीक है। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ना। देखो, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र स्थित है? तो खेतड़ी कहां पर? झुंझुनू में। खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू में। झुंझुनू कहां पर? राजस्थान में। ये एक एकीकृत तांबा खनन और अयस्क को शोधन करता है, बिल्कुल ये तांबे को अलग है शोधन करता है, शुद्ध रूप से करता है। मझगांव तांबा खदान से तांबा अयस्क प्राप्त होता है, बिल्कुल होता है। ये राजस्थान के बीकानेर जिले में, बिल्कुल नहीं। कहां पर? अभी बात है झुंझुनू में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका एक गंधीय तेजाब यंत्र और उर्वरक यंत्र भी है, तो बिल्कुल ये भी राइट है, और ये तीनों राइट है। बस ये बीकानेर नहीं है, कहां पर? झुंझुनू में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चले फिर आगे चले। अगला क्वेश्चन कह रहा, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई? अभी बात की थी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर किस नदियों पर? व्यास और सतलुज नदियों के हरिके बैराज से बनाई गई। पंजाब शुरुआत होती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से में प्रवेश करती है, और राजस्थान के लगभग 7 या 8 जिले हैं वो इसके लबामिन होते हैं। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं। वो एक लिफ्ट नहर है जो राजीव गांधी नहर है, वो जोधपुर तक पानी आता है। एक बाबा रामदेव उप नहर है जो बाड़मेर तक पानी जाता है। तो ये इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखो नीचे दिए गए कथनों पर। हाँ आपके ये क्वेश्चन बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हम आ गया तो ये जो पिछले साल एग्जाम में आया है इसलिए हम देख सकते हैं। भारत में 1947 में आधारभूत हिंसा और विस्थापित किए जाने वाला अभिघात हुआ है। कथन 2 कह रहा है कि भारत में जन्म से ही बहुत जटिल परिस्थितियों में हुआ था, कदाचित ये किसी अन्य देश की इतनी मुश्किल परिस्थितियों वहां से सामना नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ था। तो इसमें आंसर है कि ये दोनों राइट है, तो कथन दोनों सही कह रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, ये थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गई, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित किस राज्य में असम से अलग करके बनाया? तो असम से अलग किया करके बनाया मेघालय को 1982 में, ठीक है। तो असम को मेघालय से असम से अलग करके मेघालय बनाया गया है, जो 1982 में बनाया गया था, जिसे 7 सिस्टर कहते हैं, 7 सप्त प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1859 में इन मेमोरियम नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाएगी? तो जोसेफ नोटेल पेटेन के द्वारा बनाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रखना। जोसेफ नोल पेटेन इन मेमोरियम एक पेंटिंग का नाम है। अगला 1952 मुदारियल आयोग आया था, लक्ष्मण मुदारियल 1952 मुदारियल आयोग आया था, तो किसके लिए आया था? तो ये आया था माध्यमिक शिक्षा के लिए, बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा के लिए लक्ष्मण मुदारियल आयोग आया था। वही कहाँ, हाँ ये रहा, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति में जांच करने के लिए ये आया था। आगे बात समझ में, फिर हम चल रहे, बस इतना ही क्वेश्चन है, बस आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो ये पुराने क्वेश्चन आ रखे। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।